जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्नपत्रों का कैसे इसका उत्तर दिया जाएगा, और गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। यकीन मानिए, अभी तक का जो भी यूट्यूब पे जो वीडियो प्रोवाइड किया गया है जिन जिन महानुभावों द्वारा, इस तरीके का वीडियो कोई अभी तक नहीं बना है। हो सकता है अगले किसी एग्ज़ाम में हमसे भी बेहतर तरीके से कोई इस तरह का वीडियो बनाए। लेकिन जो सामने परीक्षा है यूपीएससीएस का, उससे संबंधित यदि कोई साल पेपर का अगर जो कोई व्याख्या किया है तो मुझे लगता है कि मेरे अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा यूट्यूब पे नहीं किया गया है। तो जो व्यक्ति देख रहे हैं, मुझे उनसे पुनः रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। विषय पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करने वाले हैं आज। उसका व्याख्या पार्ट 1 जो हुआ था 2018 में, पार्ट 1 का सेकंड पेपर साक्ष्यों प्रक्रिया विधि, इसमें भी 4 खंड बनाया है। क्वेश्चन बहुत लेंदी बना रहा है। ये क्वेश्चन 5 का एक कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के बारे में क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसी न्यायालय के सम्मुख कार्रवाई के दौरान किन परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में उपलब्ध सूचना साक्ष्य में स्वीकार की जा सकती है। संविधान संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में विवेचना करें। देखिए, ये जो क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 कैपिटल ए एवं धारा 65 कैपिटल बी पर आधारित है। उसमें जो धारा 65 ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का सच कैसे साबित किया जाएगा। तो उसमें कह रहा है कि धारा 65 बी में जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं उसी के अनुसार साबित किया जाएगा। हमने इस मैटर पे, चूँकि रिपीटेड क्वेश्चन है, पूर्व के पेपरों में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, हमने इस पे बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है। एक बार और थोड़ा सा हम चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए, ये कह रहा है 65 बी। पहले तो 65 कैपिटल ए कह रहा है कि द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड इन अकॉर्डिंग्स विथ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 65 कैपिटल बी का। तो अब जो 65 कैपिटल बी है, ये कह रहा है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो अगर जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का या कोई इंफॉर्मेशन ऐसा है जो कि किसी को प्रिंटेड के रूप में आया है, प्रिंटेड ऑन पेपर में आया है, या स्टोर किया गया है, या रिकॉर्डेड है, या कॉपीड इन ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर के रूप में आया है, तो उसको ये कह रहा है कि हेयरिन आफ्टर रिफर्ड टू एज द कंप्यूटर आउटपुट शैल बी डीम्ड टू बी आल्सो ए डॉक्यूमेंट। और इसको क्या समझा जाएगा कि डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। मतलब ये जो 65 बी है, इसमें 5 उपधाराएँ हैं। पहले वाले में ये कह रहा है कि यदि कोई प्रिंटिंग के रूप में है, या कोई मतलब कागज़ पर मुद्रित है, या प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया में कोई भंडारित है, या अभिलिखित या नकल की गई है, जिसे इसमें इसके पश्चात कंप्यूटर आउटपुट कहा जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट के रूप में समझा जाएगा। और ये भी कह रहा है कि जो इसमें शर्तें हैं, अगर जो शर्तों को पूरा कर देता है, तो ये कह रहा है कि इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होगा, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यों में ग्राह्य होगा। मतलब ये अगर जो इस तरीके की जो कंडीशन है उपधारा 2 में, इसके अगर जो उसको पूरा कर लिया जाता है तो उसको मूल को पेश किए बिना ही इसको साक्ष्य के रूप में ग्राह्य कर दिया जाएगा। वो कंडीशन बताया गया है कि किन किन कंडीशनों में उसको ग्राह्य बताया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर आउटपुट क्या होगा। और उपधारा 3 में ये बताया गया है कि अगर जो कई कंप्यूटर हैं, मतलब कंप्यूटर चाहे वो कई कंप्यूटरों द्वारा हो, या एक कंप्यूटर में भर जाए तो दूसरे कंप्यूटर द्वारा उसको स्टोर किया जाए, या एक खराब हो जाए तो उसके जगह पे कोई दूसरा कंप्यूटर लाया जाए, तो इस सबको कह रहा है कि एक कंप्यूटर माना जाएगा। और उपधारा 4 में जो बातें कही गई हैं वो इसका मेन समझिए, इस जो धारा है, धारा 65 कैपिटल बी, इसका
एविडेंस में कैसे प्रयोग किया जाएगा, ये धारा जो 65B है उसका उपधारा 4 बताता है। अब उपधारा 4 कह रहा है कि किन्हीं कार्रवाइयों में जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाण पत्र अर्थात विवरण से युक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे उसका उत्पादन किया गया था, उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उत्पादन में अंतर्वलित किसी युक्ति का ऐसी विशिष्टियां देना जो वह दर्शित करने के प्रयोजनों के लिए समुचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का कंप्यूटर द्वारा उत्पाद किया गया था। और तीसरा कह रहा है कि ऐसे विषयों में से किसी पर कार्रवाई करना जिसमें उपधारा 2 में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्य होना जो सुसंगत युक्ति के प्रचालन या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध के जो भी समुचित हो संबंध में उत्तरदायी पदीय हैसियत में हो, प्रमाण पत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा और इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे विषय के लिए यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है। मतलब जो भी ये साक्ष्य दिया जाएगा उपधारा 4 के अनुसार बाकायदे उसको एक सर्टिफाइड फॉर्म में दिया जाएगा और उस रिस्पांसिबल पर्सन द्वारा जो उस हैसियत में धारण करता है उसके द्वारा बाकायदे साइन किया जाएगा और इस बात का एक एक्नॉलेजमेंट भी दिया जाएगा कि जो भी बातें कही गई उसके बेस्ट नॉलेज में है। और जो प्रयोजन है वो धारा 65B का उपधारा 5 बताता है और ये कह रहा है कि इसमें भी कि सूचना किसी कंप्यूटर को प्रदान की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदान की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदान सीधे मानव मध्यक्षेप सहित या रहित या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम से किया गया। मतलब चाहे ये जरूरी नहीं है कि ये वेदर इट इज सो सप्लाई डायरेक्टली या विथ आर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए। मतलब चाहे विथ ह्यूमन इंटरवेंशन हो या विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन हो, किसी रूप में अगर जो है तो उसको ग्राह्य किया जाएगा। दूसरा कह रहा है चाहे किसी पदधारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में सूचना इसके भंडारित या प्रसंस्कृत किए जाने की दृष्टि से उस क्रियाकलापों के अनुक्रम से अन्यथा प्रचालित कंप्यूटर द्वारा उक्त क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए प्रदाय की जाती है, वह सूचना यदि सम्यक रूप से उस कंप्यूटर को प्रदाय की जाती है तो उन क्रियाकलापों के अनुक्रम में प्रदाय की गई समझी जाएगी। मतलब एक जो इन कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो होता है वो होना चाहिए और वो जब है तो वो मान लिया जाएगा कि वो उसी रूप में फेड किया जा रहा है। और तीसरा इसका कह रहा है कि कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह उसके द्वारा सीधे उत्पादित हो या मानव मध्यक्षेप या सहित या रहित या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम से हो। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ह्यूमन इंटरवेंशन से हो रहा है कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन से हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो इसका क्वेश्चन है इसका आंसर दिया जा सकता है कि मतलब जो धारा 65B है उसमें जो तरीके बताए गए हैं उस तरीके के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साबित किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है, ये कह रहा है कि सह अपराधी कौन है, क्या किसी अभियुक्त को सह अपराधी की साक्ष्य के आधार पर दोषित किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में सह अपराधी को क्षमादान दिया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के संदर्भ में विवेचना कीजिए। देखिए क्वेश्चन 10 नंबर का है लेकिन पूरा एक प्रकार से थीसिस लिखने के लिए आपको कह दिया। पहले तो सह अपराधी होता कौन है इसको आप एक केस सलाह के माध्यम से बता सकते हैं। डालमिया वर्सेज दिल्ली प्रशासन का मामला था, उसमें बताया गया था कि सह अपराधी कौन होता है और सह अपराधी और सह अभियुक्त दोनों में अंतर होता है। हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। साक्ष्य अधिनियम का जो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है अपने यूट्यूब पे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। हम यहाँ थोड़ा संक्षेप में इसलिए करेंगे कि उस समय ज़्यादा किल हो जाता है। आंसर आपको कहाँ से देना है इस चीज़ को मैं वहाँ तक आपका ध्यान लेकर जाऊँगा। तो अब ये कह रहा है कि जो सह अपराधी कौन है, तो उसको डालमिया वर्सेस दिल्ली प्रशासन का जो मामला है उसका दे दीजिएगा हवाला कि सह अपराधी कौन है। अब उसके बाद से ये आता है कि साक्ष्य अधिनियम में क्या स्थिति है। तो साक्ष्य अधिनियम में जो धारा 133 है ये कह रहा है कि एक सह अपराधी के बयान पर अगर जो दोषसिद्धि की जाती है
तो एकमात्र बयान पर, तो वो अवैध नहीं होगा। मतलब उस न्यायालय की एक सक्षमता की बात की जाती है, क्योंकि धारा 118 से रिलेट करके धारा 133 है। 118 में कहीं ये नहीं कहा गया है कि साक्षी का रूपरेखा क्या होना चाहिए, बस इतना कहा गया है कि उसको समझ और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अगर जो सक्षम है तो टेस्टिफाई किया जा सकता है उसका, मतलब जो साक्ष्य देने के लिए सक्षम है, यदि मन के या शरीर के या किसी बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण या अतिवर्धक शरीर के कारण यदि वो प्रश्नों का उत्तर देने में, युक्तियुक्त प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ नहीं है तो सक्षम साक्षी है। और इसी आधार पर धारा 133 में कहा गया है कि वो सक्षम साक्षी होगा। अब चूंकि 114 का दृष्टांत ख कहता है कि उपधारणा करने की बात करता है कि ये अभियुक्त जो है विश्वास के अयोग्य होते हैं जब तक कि उनका संपोषक साक्ष्यों द्वारा संपुष्टि न हो जाए। अब इसके कहने का तात्पर्य ये है कि न्यायालय को जरूरी नहीं है कि उसके लिए बाध्य है, उसको ये भी ध्यान में रखना होगा कि सहअपराधी विश्वास योग्य नहीं होता है, लेकिन न्याय विफल न हो इसके लिए धारा 133 का प्राविधान दे दिया गया है। लेकिन बार बार इस केस में कहा गया था कई बार कि एक आपका केस था रामेश्वर सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1955 का था। उसके बाद से डगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य 1977 का है। कई ऐसे केसेस है, भवानी साहब बनाम किंग एम्परर का है। इन सारे केसों में ये बात कहा गया है कि न्यायालय का हाथ बंधा नहीं है, लेकिन उसको जब भी ये निर्णय देना होगा तो कोशिश यही किया जाएगा कि उसकी संपुष्टि हो जानी चाहिए और संपुष्टि के आधार पर ही उसका साक्ष्य का एविडेंशियल वैल्यू है। अब जो इसमें क्वेश्चन बना रहा है कि धारा 306 की स्थिति क्या है दंड प्रक्रिया संहिता में, तो धारा 306 में देखिए कहा गया है कि जब कोई अन्वेषण, जांच या विचारण हो रहा है तो उस दौरान में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, और इन मजिस्ट्रेटों को पावर है कि वो अपने समक्ष उपस्थित किन्हीं मामले में क्षमादान कर सकें। और जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की बात है, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, वहां पे ये कहा गया है कि वो अन्वेषण, जांच और विचारण किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते हैं, और क्षमादान इस आधार पर कर सकते हैं कि उस अभियुक्त द्वारा माने उस व्यक्ति द्वारा उनको उन सारे तथ्यों के बारे में सच बताएगा जिनके बाबत अपराध हुआ है। क्योंकि कहीं से भी जब कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो उसमें एक व्यक्ति को क्षमादान करके उन साक्ष्यों को अभिप्राप्त किया जाता है। अब 306 में एक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भी दिया गया है पावर, लेकिन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को सिर्फ विचारण और जांच के दौरान ही उसको क्षमादान करने का पावर है। बाकी जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उनको अन्वेषण, जांच और विचारण तीनों कंडीशनों में क्षमादान करने की शक्ति है। जो इसका उपधारा 2 है ये कह रहा है कि यह धारा निम्नलिखित को भी लागू होगा। अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा दंड विधि या दंड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा किसी नियुक्त विशेष न्यायाधीश के द्वारा विचारणीय मामला है वहाँ भी लागू होगा। दूसरा करे कि ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की या अधिक कठोर से दंडनीय हो कोई अपराध, उसमें भी लागू होगा। और उपधारा 3 कह रहा है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उपधारा 1 के अधीन क्षमादान करता है ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। दूसरा कह रहा है कि अभिलिखित करेगा कि क्षमादान उस व्यक्ति द्वारा जिसको कि वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं, और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क देगा। और उपधारा 4 कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन क्षमादान स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चातवर्ती विचारण में यदि कोई हो साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। और दूसरा कह रहा है इसका ख कि प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा। और पांचवा कह रहा है इसका उपधारा कि जहाँ की किसी व्यक्ति ने उपधारा 1 के अधीन किया गया क्षमादान स्वीकार कर लिया है और उसकी राय और उसकी उपधारा 4 के अधीन परीक्षा की जा चुकी है, वहाँ अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना, पहला कह रहा है कि यदि अपराध अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो उसे न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। और दूसरा यदि कह रहा है कि अपराध अन्यथा दंड विधि संशोधन द्वारा किसी विशेष नियुक्त मजिस्ट्रेट के यहाँ है तो न्यायाधीश के यहाँ, तो उसको भी सुपुर्द कर दिया जाएगा।
और ख इसका कार्य है कि किसी अन्य दशा में मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा, जो उसका विचारण स्वयं करेगा। अब जो धारा 307 है वो सुपुर्दगी के पश्चात, जैसे मान लीजिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है मामला, या विशेष कोई न्यायाधीश है किसी मामले में सुनवाई करे उसको मामला सुपुर्द किया जाता है, और दौरान विचारण उसको यदि लगता है कि नहीं किसी व्यक्ति को क्षमादान करना चाहिए माने अभियुक्त को, तो धारा 307 में इसकी व्यवस्था दी गई है। और यदि वह व्यक्ति उसका अनुपालन नहीं करता है तो वह धारा 308 में उसकी प्रक्रिया बताई गई है कि यदि लोक अभियोजक इस बात को साबित कर देता है कि जिस शर्तों के अधीन क्षमादान किया गया था उन शर्तों का पालन नहीं कर रहा है या मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, तो फिर उसके क्षमादान को कैंसिल किया जाएगा और उसके ऊपर फिर मिथ्या साक्ष्य के लिए अभियोग भी चलाया जा सकता है। लेकिन मिथ्या साक्ष्य के लिए विचारण तभी चलाया जाएगा जब उच्च न्यायालय द्वारा उसको अनुमति न दे दी जाए। तो इस तरीके से वो व्यवस्था। उसके बाद ये भी कहा गया है इसी धारा 308 में ही कि यदि जो उसने अभिवाक वगैरह किया है, जो एविडेंस दिया है, उस एविडेंस को भी इसमें ट्रायल के समय उसको लिया जाएगा, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाएगा, और यदि न्यायालय को लगता है कि नहीं उसके द्वारा सम्यक रूप से पालन कर दिया गया है, जिस आधार पर उसको क्षमादान किया गया था, तो उसको दोषमुक्त भी किया जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग दे सकते हैं। अब इसके बाद से एक आता है क्वेश्चन इसका तीसरा कि अन्यत्र होने का अभिवाक क्या है, इसके सिद्धि के आभार की प्रकृति व विस्तार का वर्णन कीजिए, इसकी असफलता का अभियोजन केस पर पड़ने वाले प्रभाव का क्या उल्लेख है। तो पहले तो ये जो प्ली ऑफ एलबी है एक लैटिन सुक्ति है, इसका मतलब होता है कि अन्यत्र उपस्थित होना, और यह धारा 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 11 है उसमें इस सिद्धांत को समाहित किया गया है। और इसलिए समाहित किया गया है कि इसमें कहा गया है कि कोई ऐसा फैक्ट है जो कि असंगत होते हुए भी वो रिलेवेंट हो जाता है। क्यों होता है? तो ये कह रहा है कि या तो कोई स्वयं से या सुसंगत तथ्यों को या विवादक तथ्यों को वो इनकंसिस्टेंट कर देता है, मतलब जो ऐसा कोई फैक्ट है जो कि रिलेवेंट फैक्ट को या फैक्ट इन इशू को इनकंसिस्टेंट कर देता है तो वो रिलेवेंट हो जाता है। दूसरा इसमें ये कह रहा है कि या तो फैक्ट इन इशू को या रिलेवेंट फैक्ट को अपने आप में जो फैक्ट है वो अपने आप में या उससे मिल करके किन्हीं अन्य तथ्यों से मिल करके या तो रिलेवेंट फैक्ट को या फैक्ट इन इशू को हाईली इम्प्रोबेबल कर दे रहा है या हाईली प्रोबेबल कर दे रहा है। तो ऐसे इस प्रकार के जो फैक्ट होंगे उसको रिलेवेंट धारा 11 में घोषित कर दिया गया है। अब जो इसका क्वेश्चन दूसरा है कि इसके सिद्धि के भार की प्रकृति का विस्तार क्या है, तो ये सीधे सीधे धारा 103 जो एविडेंस एक्ट है उस पर जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई पार्टिकुलर फैक्ट का नॉलेज है तो उसी को साबित करना होगा, और इस आधार पर जो इस अभिवाक को लेना चाहता है प्ली ऑफ एलबी का, यानी कि अभियुक्त ही लेगा। अमूमन मामला तो यही होता है कि अभियुक्त ही इस बात का प्ली लेता है, तो अभियुक्त लेगा तो उसी को साबित करना पड़ेगा कि वो अन्यत्र उपस्थित था। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इसका इसी पैरा में कि इसकी असफलता का अभियोजन केस पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभियोजन को अपने मामले को संदेहों से परे पूर्ण रूप से साबित करना अनिवार्य होता है। ये साक्ष्य का नियम है, कहीं से भी उसकी लायबिलिटी में कोई कमी नहीं आती है। और अभियुक्त का अगर जो प्ली ऑफ एलबी का जो आलम्ब है अगर जो वो असफल हो जाता है, इस कारण से ही उसको दोषित नहीं किया जाएगा। अभियोजन को अपने कथनों को पूर्ण रूप से संदेह से परे साबित करना होगा, तब जाके उसको दोषित किया जाएगा, अन्यथा वैसे ही उसको बरी कर दिया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और यह बात कही गई थी दसारी शिव प्रसाद रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाईकोर्ट जो है AIR 2004 का मामला है, उसमें भी ये बात कहा गया कि अभियुक्त द्वारा उपस्थिति का तर्क साबित करने में असफल रहने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित था। मतलब कुल मिला के साबित करने का भार 100% जो होता है वो अभियोजन पक्ष पर ही होता है। अब इसका चौथा देख लिया जाए पार्ट, ये कह रहा है पांचवा का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका चौथा पार्ट कह रहा है कि पक्षद्रोही साक्षी से आप क्या समझते हैं। पक्षद्रोही साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का क्या मूल्य है। पहले तो पक्षद्रोही साक्षी का कहीं परिभाषा नहीं दिया गया है, लेकिन जो धारा 154 है उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी साक्षी को लाता है यानी बुलाता है उसको चीफ में ही
न्यायालय की अनुमति से उन सब बातों को पूछ सकता है जो कि एक क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रतिपक्षी द्वारा पूछे जाते हैं। तो अब इससे एक अनुमान निकलता है कि ये हो क्या रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति जो है, जो साक्षी लाया है, जो गवाह को लाया गया है जिस व्यक्ति द्वारा, वो कहीं ना कहीं पक्षद्रोही हो गया है। क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि जो व्यक्ति लाता है वो अपने पक्ष को साबित करने के लिए किसी गवाह को लाता है, जबकि साक्षी का मतलब होता है कि जो कुछ भी उसने देखा है वो सच सच बताए। अब चूंकि पक्षद्रोही साक्षी इसलिए कहा जाता है कि या तो जिस व्यक्ति द्वारा लाया गया है उसके बातों को नहीं करता है या वो सत्य बोलने से इनकार कर देता है, तो उसको पक्षद्रोही साक्षी मान लिया जाता है। अब यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने सत्यपाल बनाम दिल्ली प्रशासन 1976 के मामले में कहा था, और ये कहा था कि इसका कैसे पता चलेगा कि पक्षद्रोही साक्षी है। तो ये कहा था उन्होंने कि पक्षद्रोही साक्षी उसे कहते हैं जो उस पक्षकार के हक की बात नहीं करता जिसने उसे बुलाया है, या जो उसके खिलाफ बात करता है या उसके कहने से सत्य नहीं बताता। तो इस तरीके से उसको एक प्रिजम्पशन होता है कि वो पक्षद्रोही साक्षी हो गया है, और उसी के वजह से उसको धारा 154 और धारा 155 में उन सब बातों को भी पूछने का राइट दे दिया जाता है उस व्यक्ति द्वारा जिसने उस साक्षी को बुलाया है, जो कि एक क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रतिपक्षी द्वारा पूछा जाता है। अब साक्षी मूल्य की जहाँ तक बात है, तो भगवान दास बनाम हरियाणा राज्य 1976 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए गए साक्षी के साक्ष्य को उसी रीति व सीमा तक माना जाएगा जिस सीमा तक किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य, यदि उसके परिसाक्ष्य की अन्य विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्टि हो जाती है तो उसके आधार पर दोषसिद्धि अवैध नहीं होगी। पुनः काली लखन भा बनाम गुजरात राज्य का मामला है 2000 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य उस सीमा तक विश्वसनीय होता है जिस सीमा तक अभियोजन पक्ष के वक्तव्यों का समर्थन करता है। ऐसा साक्ष्य निष्प्रभावी या शून्य नहीं माना जा सकता और इसके आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है बशर्ते कि स्वतंत्र साक्ष्यों से उसकी पुष्टि कर ली गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये जो पशुपत द्वितीय था वो समाप्त होता है आज, और इसके बाद अब इसका जो पार्ट 1 का तृतीय प्रश्नपत्र यानी दंड विधि और राजस्व विधि का जो पेपर होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। और पुनः मेरा निवेदन है कि अपने इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा जो नहीं सब्सक्राइब किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, अन्य लोगों को अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य से लोग जो इसका जो नहीं देख रहे हैं वीडियो वो भी देख करके इसका लाभ उठाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।